स्वागत है आप सबका क्लास में एक बार फिर से। ठीक है, अभी थोड़ा सा स्पीडली पढ़ेंगे क्योंकि कलचुरी को बहुत दिन हो गया है ना। आज में या कल में थोड़ा सा आधा टाइम में इसको कंप्लीट करना है क्योंकि बस अभी प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ही देखना है हमको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट किया करो, व्हाट्सएप किया करो, पर्सनल किया करो, ग्रुप में किया करो। ठीक है, कोई कुछ पूछता नहीं है तो समझ नहीं आता कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो देखना, कल हम लोग ने देखा था प्रशासनिक व्यवस्था, कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था, और उसमें हमने मंत्रिमंडल देखा था और अधिकारी जो जिस जिस पद पर थे और उस पद को क्या कहा जाता था, उनका कार्य क्या होता था। ठीक है, चलिए अभी देखना, आप लोग हेडिंग डालोगे सैन्य प्रशासन, सैन्य प्रशासन। ठीक है, क्या डालोगे हेडिंग? सैन्य प्रशासन। चलिए सैन्य प्रशासन में पहला आप लोग लिखोगे, पहले सुन लो। ठीक है, देखो सेना होती है, सेना होती है ना किसी भी युद्ध में, हर एक राज्य की सेना होती है। सेना में कौन कौन से होते हैं? जो सैनिकों का दल होता है, ठीक है, अलग अलग वर्ग होता है, अलग अलग विभाग होता है उनका। बहुत सारे सैनिक या जो लड़ने वाले जो योद्धा हैं वो किस में रहते हैं? हाथी में रहते हैं, हाथी के ऊपर सवार रहते हैं। वो उच्च वर्ग के रहते हैं, उच्च वर्ग के नहीं, मतलब ज़्यादा शक्तिशाली, उनको युद्ध विद्या जो है वो ज़्यादा तरीके से अच्छे से आती है। ठीक है, उनके बाद घोड़े में रहते हैं, दो प्रकार के हो गए। तीसरे जो सबसे उत्तम रथ में रहते हैं, जिसको महारथी कहते हैं। ठीक है, रथ वाले हो गए, गुड इवनिंग। ठीक है, एक रथ वाले हो गए, एक हाथी वाले हो गए, एक घोड़े वाले हो गए। उसके बाद पैदल सैनिक भी तो रहते हैं ना, पैदल सैनिक आक्रमण करके जो दौड़ते हैं। ठीक है, तो चार प्रकार के सैनिक हो गए। तो ऐसी सेना को क्या कहा जाता है? ऐसी सेना को क्या कहा जाता है जिसमें चार प्रकार के सैनिक होते हैं? ऐसी सेना को चतुरंगी सेना कहते हैं, कहीं कहीं पे चतुरंगिणी सेना, दोनों का अर्थ एक ही है, चतुरंगी सेना या चतुरंगिणी सेना। ठीक है, तो इस चतुरंगिणी सेना का जो एक सैनिक प्रमुख होता है, प्रमुख सैन्य अधिकारी जो होता है, उसको कहते हैं बलाधिकृत। क्या कहेंगे? बलाधिकृत, बलाधिकृत, है ना। चतुरंगी सेना का जो प्रमुख है सैन्य अधिकारी, प्रमुख सैन्य अधिकारी जो रहेगा उसको कहेंगे बलाधिकृत। ठीक है, बलाधिकृत हो गया ये। चलो, ये चारों पूरी चतुरंगी सेना का प्रमुख है। ठीक है, उसको बलाधिकृत। दूसरा लिखना महापीलुपति, महापीलुपति। ठीक है, महापीलुपति क्या होगा? ये हस्ती सेना का प्रमुख होगा। हस्ती सेना मतलब हाथियों वाली सेना। ठीक है, हस्ती सेना मतलब हाथियों वाली सेना। लिंक नहीं पहुंचा क्या बहुत लोग के पास? चलिए, तो महापीलुपति कौन है? हस्ती सेना प्रमुख है। महापीलुपति कौन है? हस्ती सेना प्रमुख है। हस्ती सेना मतलब, हस्ती सेना मतलब हाथियों वाले दल। ठीक है, तो ये महापीलुपति हो गए। ठीक है, बलाधिकृत पूरी सेना का सैन्य प्रमुख है ना, उसके अंतर्गत महापीलुपति हस्ती सेना। उसके बाद तीसरा लिखना महाअश्वसाधनिक, अश्वों को साधने वाला, महाअश्वसाधनिक। ये क्या हुआ? अश्वसेना प्रमुख मतलब घोड़ों का जो एक घोड़ों का जो दल है उसका प्रमुख है ना, तो महाअश्वसाधनिक मतलब अश्वसेना प्रमुख, महाअश्वसाधनिक अश्वसेना प्रमुख। ठीक है, तीन देख लिए, अंत में चौथा देखेंगे सेनापति। ठीक है, उसी को बोल सकते हैं महासेनापति या साधनिक। सेनापति, महासेनापति या साधनिक तीनों एक ही है। और ये कहाँ का प्रमुख होता है? पैदल और रथ वाले सेना का। सेनापति देखे हो ना, वो रथ में ही रहता है। आप लोग ने महाभारत का सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा। सेनापति जो सेना का सर्वोच्च होता है राजा के बाद। ठीक है, तो सेनापति रथ में होता है, तो रथ और पैदल। ठीक है, इनका प्रमुख कौन होता है? सेनापति। समझ गए? बलाधिकृत चारों दलों का प्रमुख होता है। महापीलुपति हस्ती सेना का, महाअश्वसाधनिक अश्वसेना का, और जो सेनापति है महासेनापति या फिर साधनिक पैदल और रथ वाले का। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए
ये सैन्य प्रशासन हुआ। अब न्याय और पुलिस प्रशासन लिखो, न्याय और पुलिस प्रशासन, ठीक है। ये तो सैनिक का हो गया ना, न्याय और पुलिस, ठीक है। अब देखो अंतर क्या है सैन्य प्रशासन में, सैनिक कब काम आएंगे, जब युद्ध होगा, ठीक है, राज्य की रक्षा के लिए। लेकिन राज्य के अंदर जो नगर है, जो ग्राम है, जो और भी क्षेत्र हैं, ठीक है, वहां पे स्थानीय लोगों की रक्षा के लिए पुलिस और न्याय प्रशासन, ठीक है। चलिए, पुलिस और न्याय प्रशासन में सबसे पहले लिखना दांडिक। दांडिक, दांडिक का जो मतलब होता था, दांडिक जो पद है वो क्या होता था, न्याय अधिकारी होता था। दांडिक जो होता था वो क्या होता था, न्याय अधिकारी होता था, है ना, न्यायाधीश, जज, जज जिसको जानते हैं ना, ठीक है। तो दांडिक न्याय अधिकारी। दूसरा लिखना दंडपाशिक। दंडपाशिक, दंडपाशिक कौन है, ये सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता था, ठीक है। दंडपाशिक क्या होता था, सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता था। दांडिक क्या है, न्याय अधिकारी, और दंडपाशिक सर्वोच्च पुलिस अधिकारी। तीसरा लिखना दुष्ट साधक। तीसरा क्या है, दुष्ट साधक। दुष्ट साधक मतलब चोर पकड़ने वाला। दुष्ट साधक मतलब चोर पकड़ने वाला, ठीक है। यहां तक समझ आया सबको? दांडिक लिख लिए, दुष्ट साधक लिख लिए, दंडपाशिक लिख लिए, ठीक है। चलिए, हो गया चोर पकड़ने वाला। अब यहाँ पे दो चीजें मुख्य है ध्यान से सुनना, क्वेश्चन यहां से आता ही है। दो पद होता था, चाट एवं भाट। चाट एवं भाट, खाने वाला चाट नहीं, चाट एवं भाट, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको चट्ट भट्ट मिलेगा, ठीक है, लेकिन मैं जो लिखा रहा हूं चाट एवं भाट। चाट होता था पुलिस, भाट होता था सैनिक। क्या हो गया, चाट क्या होता था, पुलिस, भाट क्या होता था, सैनिक, ठीक है। तो ये जो चाट और भाट होते थे, ये क्या करते थे, संपत्ति की सुरक्षा करते थे। संपत्ति की सुरक्षा करते थे। और क्या करते थे, जो गांव है ना, ग्रामों का भ्रमण करते थे। संपत्ति की सुरक्षा करते थे, ग्रामों का भ्रमण करते थे, ठीक है, कि वहां पे सुरक्षा व्यवस्था कैसी है देखने के लिए, कोई अड़चन, ठीक है, कोई असामाजिक तत्व तो नहीं है जिससे समाज में असंगति उत्पन्न हो, ठीक है। तो ये क्या करते थे, संपत्ति की सुरक्षा करते थे, ग्रामों का भ्रमण करते थे, ठीक है। लेकिन ये ऐसे गांव में इनका जाना निषेध था, वर्जित था, जो गांव दान में दिए जाते थे, ठीक है। अगर कलचुरी शासक द्वारा कोई गांव दान में दिया गया है किसी ब्राह्मण को या किसी और व्यक्ति को, उस गांव में ये चाट और भाट प्रवेश नहीं कर सकते थे। ये केवल एक स्थिति में प्रवेश कर सकते थे, जब उस गांव से संबंधित किसी व्यक्ति के ऊपर राजद्रोह का आरोप हो, ठीक है, समझ गए। जो चाट एवं भाट है, संपत्ति की सुरक्षा करते थे, हर ग्रामों का भ्रमण करते थे, किंतु ऐसे ग्रामों का भ्रमण नहीं करते थे जो ग्राम राजा द्वारा किसी को दान में दिया गया हो। कब प्रवेश कर पाते थे उस ग्राम में, जब उस ग्राम के किसी व्यक्ति पर राजद्रोह या देशद्रोह का आरोप हो। समझ गए। दो और पद हैं, ठीक है, इसको अलग से लिखना, ठीक है। वेत्रिक, वेत्रिक लिखना, और पिशुक, पिशुण, ठीक है। वेत्रिक लिखना और पिशुण, पिशुन, ठीक है। वेत्रिक और पिशुन, ये दोनों क्या है, राज्य के कर्मचारी थे। देखो, कर्मचारी और अधिकारी में मिक्स नहीं करना, ठीक है। कर्मचारी वर्ग अलग होता है, अधिकारी वर्ग अलग होता है, ठीक है ना। तो ये वेत्रिक और पिशुन, ये क्या थे, राज्य के कर्मचारी थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, दो नाम बस है, ठीक है। तो हमने न्याय और पुलिस प्रशासन देख लिया, ठीक है। दांडिक देखा हमने, दंडपाशिक देखा, दुष्ट साधक देखा, चाट एवं भाट देखा। यहाँ तक सबको समझ आया। अभी तक हमने क्या देख लिया है, सैन्य प्रशासन, न्याय और पुलिस देख लिया है ना।
राजा के अधिकारीगण, मंत्रीगण, ये सारा कुछ हमने देख लिया। ठीक है, चलिए, धर्मलेखी बता दिया था मैंने, है ना। अब यहाँ पे देखना, एक चीज़ देखना, यहाँ पे आय के स्रोत लिखना। ये हटा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, अभी लिखना आय के स्रोत, आय के स्रोत। अभी आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक दशा या आर्थिक स्थिति नहीं पढ़ रहे हैं, बस एक चीज है जो आय के स्रोत में बता रहा हूं, 2 लाइन का है। ठीक है, यहां पे बताने से आपको याद रहेगा। अगर आवाज आ रही हो तो एक बार कमेंट कर दो, है ना, मैं पूछना भूल गया था। ठीक, यहां पे क्या लिखेंगे, आय के स्रोत। ठीक, अब आय के स्रोत लिखे ना, उसमें 2 चीजें बस देखनी है हमको। ठीक है, पहला एक चीज देखो, जानवर को ना बाजार में ले जाया जाता था। ठीक है, जानवर अभी भी बिकते हैं, उस समय भी बिकते थे, कोई गलत बात नहीं है कि जानवरों की बिक्री, है ना। ठीक है, तो जो जानवरों की बिक्री होती थी, पहला पॉइंट लिखना इसमें, जानवरों की बिक्री। ठीक है, बिक्री पर कर होता था। और ये कर कैसे होता था, उस समय जो प्रायः जो जानवरों की बिक्री होती थी वो थे हाथी और घोड़े, हाथी और घोड़े होते थे। ठीक है, एक चांदी का सिक्का होता था जिसको कहा जाता था पौर, पौर। ठीक है, पौर, ये क्या होता था, चांदी का सिक्का, छोटा सा होता था। ठीक है, चांदी का सिक्का छोटा सा, क्या कहते थे इसको, पौर। ठीक है, पौर। तो जानवरों की बिक्री पर कर, तो जानवरों की बिक्री पर कर मतलब, अगर आप बाजार गए हो, कोई अगर बाजार जा रहता था बेचने के लिए, ठीक है, बाजार जा रहता था जानवर बेचने के लिए, मान के चलो बहुत सारे आपने घोड़े लेके गए हैं। ठीक है, घोड़े लेके गए हो और आप एक घोड़ा बेच रहे हो, तो आपको एक घोड़े के बदले, है ना, घोड़ा तो आप किसी कस्टमर को, किसी ग्राहक को बेचोगे, लेकिन वो जो एक घोड़ा बेचोगे उसके ऊपर आपको जो शासक है उसको जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए, जीएसटी था ये, उसको जीएसटी देना पड़ेगा। तो अगर आप एक घोड़ा बेच रहे हो तो आपको 2 पौर, 2 पौर। ठीक है, एक घोड़े पर 2 पौर। और अगर आप एक हाथी बेच रहे हो, ठीक है, उस पर 4 पौर, पैर मत लिखना। ठीक है, एक घोड़ा बेच रहे हो तो 2 पौर, और एक हाथी बेच रहे हो तो आपको 4 पौर। ये पौर क्या है, चांदी का एक छोटा सा सिक्का होता था। ठीक है, आपको इसको देना रहता था। आवाज आवत है, आप ठीक पढ़ा रहे हैं सर, आवाज पूरी तरह, हाँ ठीक। इतना लंबा लिखते हो, मैं डर जाता हूँ क्या हो गया। ठीक है, एक घोड़े पर 2 पौर, एक हाथी पर 4 पौर। ठीक, समझ आ गया, ये जीएसटी था बेसिकली, है ना, उस समय का। दूसरी चीज एक देखना, एक चीज होती थी युगा। ठीक है, युगा, युगा। अब ये युगा क्या होता था, आप लोग को सबको पता होगा, एक साप्ताहिक बाजार होता है। ठीक है, डेली भी बाजार होता है, लेकिन अपन एक साप्ताहिक बाजार लेके चलते हैं। ठीक, तो उसको मंडी बोलते थे, है ना। तो युगा क्या होता था, मंडी, है ना, मंडी में, मंडी में आप कुछ सामान बेचने गए हो। ठीक है, बिक्री करने गए हो मंडी में, बिक्री करने के लिए, मंडी में बिक्री करने के लिए युगा, युगा, है ना। युगा क्या होता था, मंडी में बिक्री करने के लिए अगर आप गए हो, ठीक है, किसी भी चीज की बिक्री करने के लिए, आप जैसे सर बेचने गए हो, ठीक है, बिक्री करने के लिए गए हो,
तो बिक्री कैसे करोगे? हवा में उड़ के करोगे, बैठ के करोगे ना। तो बिक्री करने के लिए स्थान स्थान चाहिए। बिक्री करने के लिए एक स्थान दिया जाता था आपको, ठीक है, यहाँ पे बैठ के तुम बेचो जो बेचना है, ठीक है। वो क्या होता था, अभी युगा ये नहीं है, पूरी चीज सुनना, ठीक है। एक स्थान, अब वो क्या होता था, स्थान मत लिखो, है ना। बिक्री करने के लिए परमिट, परमिशन वाला परमिट, है ना। और ये जो परमिट होता था पूरे दिन के लिए होता था, ठीक है। मंडी में कोई भी चीज बिक्री करने के लिए अगर आप गए हो, ठीक है, तो आपको वहां पे ऐसे ही जाके कुछ नहीं बेच सकते हो आप, ठीक है। कुछ भी जाके ऐसे ही नहीं बेच सकते हो, ठीक है। आपको क्या रहता था, आपको परमिशन लेना पड़ता था, उसको परमिट कहते थे, ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूँ परमिट, उस समय परमिट नहीं कहते थे, ठीक है। परमिशन लेना पड़ता था, वही परमिट है, आपको पूरे एक दिन का परमिशन लेना पड़ता था, ठीक है। और उस परमिशन को जो लेते थे, ठीक है, उसके बदले में क्या कहा जाता था, युगा, ठीक है। इसी परमिशन को क्या कहा जाता था, युगा कहा जाता था। तो युगा क्या है, वो क्या युगा बोलने से हो जाएगा, युगा कुछ तो चीज है ना, ठीक है। तो पूरे एक दिन के लिए आपको क्या देना होता था, 2 युगा, ठीक है। पूरे दिन के लिए क्या देना होता था, 2 युगा। और ये 2 युगा क्या होता था, 1 पौर। समझ गए? अगर आप मंडी में कुछ बिक्री करने के लिए गए हो तो आपको वहाँ पे सामान बेचने के लिए परमिट लेना पड़ता था, परमिशन लेना पड़ता था, ठीक है। और उसके लिए आपको शासन को 2 युगा देना रहता था एक दिन के लिए, और ये 2 युगा बराबर कितना था, 1 पौर था। समझ गए? चलिए, ये आय के स्रोत थे सरकार के, है ना। एक तरफ से जीएसटी ले रहा है जानवरों की बिक्री पर, और ये एक तरफ से जो मंडी में अब और भी चीज़ें जो बेचने आए हो उस पर युगा ले रहा है, ठीक है। चलिए, ये समझ आ गया। अब उसके बाद लिखना बहुत ही विशेष है यहाँ पे, देखो, स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन। अब बोलोगे सर अभी तो प्रशासन पढ़े, अब ये स्थानीय प्रशासन क्या है करके, ठीक है। तो स्थानीय प्रशासन क्या है, जो गांव और नगर में, है ना, गांव वो तो हम जो पढ़े वो राज्य का है, पूरे राज्य का जो कमांड है, जो अधिकारी और मंत्रीगण के ऊपर है। लेकिन एक छोटा सा गांव भी तो है राज्य के अंदर, एक छोटा सा गांव भी है राज्य के अंदर, है ना। तो उस गांव का, ठीक है, कार्य संचालन के लिए एक प्रशासन होता था, ठीक है। एक इसलिए होता था गांव के कार्य संचालन के लिए, ठीक है। समझ गए? गांव में कार्य को संचालित करने के लिए एक प्रशासन होता था, वो वहां का स्थानीय प्रशासन था, ठीक है। केवल गांव का था इसलिए उसको स्थानीय प्रशासन कहेंगे, केवल गांव के लिए था इसकी वजह से उसको क्या कहेंगे, स्थानीय प्रशासन कहेंगे। तो इस स्थानीय प्रशासन का कुछ नाम था, इस स्थानीय प्रशासन का नाम था पंचकूल। इस स्थानीय प्रशासन का नाम क्या था, पंचकूल, ठीक है। पंचकूल, स्थानीय प्रशासन का नाम क्या था, पंचकूल, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, क्या उस समय गांव ही थे, शहर नहीं थे? गांव भी होगा शहर भी होगा, तो गांव भी एक स्थान है, वहां का भी स्थानीय प्रशासन है, और एक शहर भी है, वहां का भी एक स्थानीय प्रशासन है, ठीक है। अब स्थानीय प्रशासन है, अगर मान के चलो जो नगर का स्थानीय प्रशासन है, ठीक है, तो उसका कोई प्रमुख रहेगा। तो एक पद लिखना, पूर्व प्रधान, रायपुर वाला पूर्व है ना, पूर्व प्रधान। ये पूर्व प्रधान क्या था, नगर प्रमुख था। पूर्व प्रधान क्या था, नगर प्रमुख था, ठीक है। एक दूसरा पद लिखना, देखो ये नगर का हो गया, अब ग्राम का,
तो लिखना ग्रामकूट। ग्रामकूट। ग्रामकूट कौन होता था? जो गांव का प्रमुख होता था। ठीक है, नगर का प्रमुख क्या कहलाता था? पूर्व प्रधान कहलाता था। और गांव का प्रमुख ग्रामकूट कहलाता था। और ये जो गांव का प्रमुख है ना, ये गौटिया के अधीन होता था। गौटिया के अधीन होता था। समझ गए? नगर का प्रमुख पूर्व प्रधान, ग्राम का प्रमुख ग्रामकूट, और जो ग्रामकूट है वो क्या होता था? ग्रामकूट है वो क्या होता था? गौटिया के अधीन होता था। ठीक है, कुल कितने सदस्य होते थे पंचकूल में? कुल 5 से 10 सदस्य होते थे। 5 से 10 सदस्य होते थे किसमें? पंचकूल में। इन सदस्यों को क्या कहा जाता था? महत्तर। 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 ठीक है, इनको क्या कहा जाता था? महत्तर कहा जाता था। और ये जो प्रमुख है ना, जैसे नगर के प्रमुख हैं और गांव के प्रमुख हैं, इनको क्या कहा जाता था? महत्तम। महत्तम। ठीक है, जो प्रमुख है उनको महत्तम कहा जाता था और सारे सदस्यों को महत्तर कहा जाता था। प्रमुख को क्या कहा जाता था? महत्तम कहा जाता था। और सारे सदस्यों को क्या कहा जाता था? महत्तर कहा जाता था। ठीक है, यहां तक सबको समझ आ गया? यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पद लिखना, शौल्किक। शौल्किक। शौल्किक कौन होता था? शौल्किक होता था कर संग्राहक अधिकारी। ठीक है, कर संग्राहक अधिकारी क्या कहलाता था? शौल्किक कहलाता था। यहां तक सबको समझ आ गया? ठीक है, महत्तम क्या होता था? मुखिया होता था। ठीक है ना, जो पंचकूल का मुखिया क्या कहलाता था? महत्तम कहलाता था। और सारे सदस्य महत्तर कहलाते थे। पूर्व प्रधान गांव का प्रमुख, ग्रामकूट गांव का प्रमुख, 5 से 10 सदस्य जिनको महत्तर कहा जाता था। शौल्किक क्या हो गया? कर संग्राहक अधिकारी हो गया। यहाँ का पंचकूल का कर संग्राहक अधिकारी कौन हो गया? शौल्किक हो गया। एक विशेष बात और है यहाँ पे, वो लिखना कि देखो, कोई समस्या आई है ना, कुछ केस आया, क्योंकि पंचकुल क्या स्थानीय प्रशासन है, उनके पास भी कुछ समस्या आएगी है ना। तो कोई अगर समस्या लेके आया और पंचकुल का निर्णय हुआ है ना, पंचकुल निर्णय सुना दिया कि हाँ भाई 2 लोग मारपीट हुए, तुम सही थे तुम गलत थे। ठीक है, तो जो पंचकुल का निर्णय है, उस निर्णय, अगर उस निर्णय से कोई संतुष्ट नहीं है, ठीक है, तो पंचकुल के निर्णय के विरुद्ध है ना, पंचकुल के निर्णय के विरुद्ध अपील अगर कोई करेगा तो कहाँ पे करेगा? ठीक है, तो ये अपील केवल और केवल राजा के पास कर सकता है। तो पंचकुल के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का केवल अधिकार किसको होता था? राजा को, है ना। किसको होता था? केवल राजा को। समझ गए? पंचकुल समझ आ गया? ठीक है, यहां तक सबको समझ आ गया? चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी देखो, हमको सामाजिक व्यवस्था देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कोई लिख रहे हो तो बिल्कुल नहीं लिखना। ठीक है, जो हमने शासकों के समय में पढ़ा है, शासकों के समय में जो हमने पढ़ा है, ठीक है, वही चीज रिपीट होगी, है ना। लेकिन जो छोटा छोटा जो चीज हमने पढ़ा था उसको एक बार वापस से देखेंगे थोड़ा सा,
ठीक है, कि वो कहाँ पे था, उसकी विशेषता क्या है। तो यहाँ पे ध्यान से सुनो, लिखेगा कोई नहीं, ठीक है, कोई लिखेगा नहीं, बस ध्यान से सुनो, बाद में लिख लेना, क्लास के बाद इसको रिपीट मोड में डाल के उस समय लिख लेना, ठीक। अभी यहाँ पे देखो सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था या फिर सामाजिक स्थिति लिख सकते हो, सामाजिक व्यवस्था या फिर सामाजिक स्थिति लिख सकते हो, ठीक है। अच्छे से सुनो, देखो फटाफट करते हैं। भारत के इतिहास में आप लोग ने पढ़ा होगा, ठीक है, कि वर्ण, भारतीय समाज 4 वर्णों में विभक्त हो चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे जब कलचुरी शासन था, है ना, 1000 से, जो छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हो चुका था 1000 ईस्वी से, ठीक है, 1000 ईस्वी से छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हुआ था और 1741 ईस्वी तक रहा, ठीक है। तो इस समय जो क्या है, वर्ण व्यवस्था, ठीक है, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था ने स्थान प्राप्त कर लिया था। वर्ण व्यवस्था ने स्थान प्राप्त कर लिया था। अब आपको पता है कि भारतीय समाज कितने वर्णों में विभक्त था, कितने वर्णों में विभक्त था, 4 वर्णों में। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है ना, इसको समाज में कुछ बुरा चीज़ नहीं माना जाता था, ठीक है। ये जो वर्ण व्यवस्था है, इसको क्या देखा जाता था, इसको एक दैवीय व्यवस्था करके देखा जाता था, दैवीय व्यवस्था, ठीक है, दैवीय व्यवस्था। और ये क्या मानते थे कि जो वर्ण व्यवस्था है ना, यही इनका आधार स्तंभ है, आधार स्तंभ है। इनका मानना क्या था, जो वर्ण व्यवस्था है इनके समाज का आधार स्तंभ है, और ये दैवी व्यवस्था है, मतलब प्राचीन काल से है, हमारे से पहले से है, ठीक है। इसमें छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं है, इसको छेड़ा नहीं जाना चाहिए। एक चीज़ ये हो गया। अब वर्ण व्यवस्था में क्या था, आप लोग को सबको पता है ना, जो उस समय के जो ऋषि थे, ठीक है, उनके अनुसार क्या है, जो भारतीय समाज है वो 4 वर्णों में विभक्त था, 4 वर्ण थे। फटाफट बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि आपको मालूम है 4 वर्ण थे ना। क्या क्या था, एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण को क्या कहा जाता था, ब्रह्मा के मुख से, है ना, ब्रह्मा के मुख से उनकी उत्पत्ति हुई है। दूसरा क्या होते थे, क्षत्रिय होते थे। इनका क्या रहता था कि उनके भुजाओं से, तो ये बाहुरूप का एक बाहुरूप की ये एक वो थे, मतलब ठीक है, मतलब एक प्रतिरूप थे ये, ठीक है। तो इनका क्या था, ये बाहुरूप थे, बाहुरूप माना जाता था। तीसरे कौन थे, वैश्य थे, ठीक है। वैश्य को क्या कहा जाता था, पेट या उदर से तथा जांघ से। उसके बाद शूद्र थे, शूद्र मतलब पैर से। उत्पत्ति का जो सिद्धांत था कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले हैं, उनकी भुजाओं से क्षत्रिय निकले हैं, पेट उदर, पेट या उदर है ना, दोनों एक है, और जांघ, यहाँ से कौन निकला है, वैश्य निकले हैं, उनकी उत्पत्ति यहाँ से हुई है। शूद्रों की उत्पत्ति पैर से हुई है, ठीक। यहाँ तक सबको समझ आया। तो वर्ण व्यवस्था का यहाँ पे स्थान था और लोग उसको सकारात्मक दृष्टि से देखते थे, उनमें कोई मतभेद नहीं था, ठीक है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था का स्थान था यहाँ पे, सामाजिक कुरीतियाँ यहाँ पे नहीं थी। ये समझ आ गया। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, चलो, कट्टरता नहीं थी, ठीक है, कट्टरता नहीं थी, कट्टरता नहीं थी, ठीक है। और जो पद होता था, जो राजपद होता था, है ना, राजपद केवल क्षत्रियों के लिए नहीं था, केवल क्षत्रियों के लिए नहीं था, केवल क्षत्रियों के लिए हो ऐसा नहीं था।
और इसका प्रमाण कहाँ पे मिलता है कि जो हम वाकाटक वंश देखे थे, जो हमने वाकाटक वंश देखा था, वो वाकाटक वंश क्या था? ब्राह्मण वंश था। वो ब्राह्मण वंश था वाकाटक जो था वो। ठीक है, एक चीज और देखते हैं, जो वल्लभराज थे, वल्लभराज किसके सामंत थे? रत्नदेव द्वितीय के सामंत थे, है ना? रत्न द्वितीय के सामंत थे ना? रत्नदेव द्वितीय के सामंत कौन था? वल्लभराज थे। ठीक है, कहाँ पे मिलती है जानकारी? अकलतरा अभिलेख। अकलतरा अभिलेख कौन सा? ठीक है, देखो राजपद जो था उसमें केवल क्षत्रिय ही आसीत हो, केवल क्षत्रियों के लिए ही बना था, केवल उन्हीं के लिए हो, ऐसा कोई नहीं था, ऐसा कोई नियम नहीं था। ठीक है, और इसकी प्रमाण हमको कहाँ पे मिलता है? जो वाकाटक राजवंश है वो एक ब्राह्मण राजवंश था। वाकाटक राजवंश है वो एक ब्राह्मण राजवंश था, वो क्षत्रियों का नहीं था। दूसरी चीज जो मिलती है, वल्लभराज ये तो वैश्य थे। वल्लभराज क्या थे? वैश्य थे ना। अब ये 2-3 बार वल्लभराज का यहाँ पे उल्लेख होगा। वल्लभराज जो वैश्य थे, रत्नदेव द्वितीय के सामंत थे। ठीक है, अकलतरा अभिलेख में इसकी पुष्टि होती है। तो जब वैश्य थे तो सामंत के पद पर कैसे आ गए? ये तो राजपद है। ठीक है, तो यही तो कह रहे हैं यहाँ पे। एक चीज ये समझ आ गई राजपद वाली। ठीक, अब एक अंतिम चीज यहाँ पे देख लेना, जो हिंदू थे वो जन्म से हिंदू थे। ठीक है, हिंदू कौन थे? जो जन्म से थे। हिंदू कौन कहलाते थे? जो जन्म से हिंदू हो, जो हिंदू परिवार में जिनका जन्म हुआ हो। ठीक है, वो हिंदू थे। अब देखो क्या था, जो विदेशी जातियां थी, जितनी भी विदेशी जातियां थी, है ना, विदेशी जातियां। अब विदेशी जातियों में आप क्या क्या ले सकते हो? शक, कुषाण, गुर्जर, ये सारी चीजें, है ना। विदेशी जातियां अपन लिख लेते हैं यहाँ पे। शक हो गया, कुषाण हो गया और गुर्जर लिख लो। ये कहाँ पे थे? पूरे के पूरे हिंदू समाज में थे, हिंदू समाज में थे। ठीक है, इससे हिंदू समाज क्या हो गया था? बहुत ही व्यापक हो गया था, संकुचित ना होकर के व्यापक था। जो हिंदू समाज है वो संकुचित ना होकर के क्या था? व्यापक था। क्यों? क्योंकि जो विदेशी जातियां थी वो भी आकर के हिंदू समाज में सम्मिलित हो चुकी थी। ठीक है, यहां तक समझ आया आपको ये सामाजिक व्यवस्था? ठीक है, शक, कुषाण, गुर्जर विदेशी जातियां जो उस समय थी, जो कलचुरी शासनकाल के समय थी। तो हम 3 जो विशेष रूप से देखते हैं, शक, कुषाण और गुर्जर। शक, कुषाण और गुर्जर, इनका समावेश किसमें हो गया था? हिंदू समाज में हो गया था। ठीक है, यहां तक सबको समझ आया? चलो अब देखते हैं एक एक करके, एक एक लाइन का है। जैसे वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण देखा हमने, तो पहला है ब्राह्मण। ब्राह्मण, इनका कार्य क्या होता था? कार्य और कर्तव्य। इनका कार्य और कर्तव्य क्या होता था? पठन पाठन, है ना। पठन पाठन मतलब अध्ययन और अध्यापन। अध्यापक ही थे, जो प्रायः रोज रहते थे अध्यापक रहते थे। क्या करते थे? यजन याजन मतलब यज्ञ अनुष्ठान जो करते थे। यजन याजन मतलब यज्ञ या फिर जो अनुष्ठान करते थे। ये चीज समझ आ गई आपको? और दूसरा क्या था? यजन याजन पठन पाठन करते थे, वेद का अध्ययन करते थे। ठीक है, और क्या समझ आ रहा है? हाँ, दान। दान देते नहीं थे ना, दान प्रतिग्रह, दान लेते थे, दान लेते थे। ठीक है, कार्य कर्तव्य क्या था इनका? गुरुकुल था उस समय। ठीक है, गुरुकुल था। तो अध्यापक अध्यापन का कार्य भी कर रहे हैं और अध्ययन का भी कार्य कर रहे हैं। अध्यापन का भी कार्य कर रहे हैं और अध्ययन का भी कार्य कर रहे हैं। ये 2 चीज हो गई। यज्ञ अनुष्ठान करते थे। ठीक है, मुख्यतः राजाओं के लिए किया जाता था। वेदों का अध्ययन करते थे क्योंकि संस्कृत का बहुत अच्छे से ज्ञान था। ठीक है, दान प्रतिग्रह मतलब जो शासकों द्वारा जो दान दिया जाता था
ग्राम दान हो गया, बहुत बड़े बड़े दान जो दिए जाते थे वही लेते थे। ठीक है, अब इनका जो पद था, ठीक है, पद किस किस पद में देखा गया है? जो कलचुरी हम जब पढ़े तो एक प्रधानमंत्री के पद पर देखा गया था। किसको देखा गया था? गंगाधर को। गंगाधर रत्न तृतीय का सामंत था। रत्न तृतीय का था क्या? हाँ ठीक, रत्न तृतीय का सामंत था। कौन? गंगाधर। ये प्रधानमंत्री के पद पर था उसमें। रत्न तृतीय के शासनकाल में जो गंगाधर, वो क्या था? ये ब्राह्मण ही तो था, ये ब्राह्मण था, है ना। और वो प्रधानमंत्री के पद पर था। ठीक, और क्या देखते हैं? ये ज्योतिष हुआ करते थे, ज्योतिषी, ज्योतिषी हुआ करते थे। एक और क्या देख सकते हैं इसमें? हमने ब्राह्मण प्रधानमंत्री के पद पर देखा था, हाँ, पुरोहित, राज पुरोहित होते थे ये, राज पुरोहित होते थे। ठीक है, यहां तक समझ आया? एक और चीज देख लेना, कला कौशल में भी निपुण थे ये। कला कौशल में मुख्यतः क्या थे ये? रचनाकार थे, कवि थे, है ना, कवि, रचनाकार। हम देखेंगे आगे। ठीक है, हमने देखा था गोपाल मिश्र कल्याण साय के समय में, उसके पुत्र भी जो थे अमर सिंह के समय में, बताना भूल गया था। ठीक है, गोपाल मिश्र के पुत्र जो आएंगे, माखन मिश्र आएंगे। ठीक है, तो ब्राह्मण जो थे, है ना, उनका कार्य कर्तव्य था पठन पाठन, यजन आजन, वेद अध्ययन, दान प्रतिग्रह, है ना। पद जो था प्रधानमंत्री के पद पर भी देखा गया, राजपुरोहित भी थे, है ना। और मुख्यतः ज्योतिष हुआ करते थे, ज्योतिषी हुआ करते थे। ठीक है, और क्या था? ये कला कौशल में भी निपुण थे, कवि थे, और रचनाएं करते थे, रचनाकार थे। ठीक है, यहां तक समझ आया? एक लाइन में देखना क्षत्रिय का, एक लाइन में देखना क्षत्रिय, क्षत्रिय नहीं लिखना रे, क्षत्रिय। इनका क्या था? ब्राह्मणों के समान, ब्राह्मणों के समान सम्मान था। जितना सम्मान ब्राह्मणों का था ना, उतना ही सम्मान किनका था? क्षत्रियों का था। ठीक है, और क्या था? ये समाज के रक्षक थे, समाज के रक्षक। ठीक है, जो भी मुख्यतः जो सैनिक होते थे वो यही होते थे, बड़े बड़े पदों पे। ठीक है, सैन्य, पुलिस, न्याय प्रशासन में जो हम देखेंगे, क्या थे वो? ज्यादातर क्षत्रिय थे। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? हाँ, इनका विवाह केवल क्षत्रियों से होता था, विवाह क्षत्रियों से, क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों से। ठीक है, यहां तक समझ आ गया आपको? ब्राह्मणों के समान समाज में आदर था, वैसा ही इनको आदरपूर्वक नजरों से देखा जाता था, समतुल्य ही समान था, सम्मान था। ठीक है, समाज के रक्षक थे। और विवाह किनसे होता था? क्षत्रियों से ही होता था, क्षत्रियों का। ठीक, यहां तक समझ आया? एक चीज और लिख लेना यहाँ पे, ये प्रायः राजा होते थे। ठीक है, प्रायः राजा होते थे, अधिकारी बहुत कम होते थे। ठीक है, अधिकारी भी लिख लेना, लेकिन प्रायः क्या होते थे? राजा होते थे। और देखेंगे इस समय के जो वंश है, तो चालुक्य वंश, पाल वंश, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश, पाल, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चेदी। ठीक है, ये सब क्या थे? ये क्षत्रियों के ही तो थे, क्षत्रिय राजवंश था ये। और ये सब क्या थे? इसमें राजा कौन थे? क्षत्रिय ही थे। ठीक है, चंदेल लिख लो। समझ आया? तो ब्राह्मण और क्षत्रिय के बारे में हमने देख लिया यहाँ पे। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार।
तो सामाजिक व्यवस्था हम जो देख रहे हैं, ठीक है, यही थोड़ा सा लंबा है, लंबा नहीं अभी के क्लास में हो जाएगा आज के में। फिर उसके बाद जो आर्थिक सांस्कृतिक है ये थोड़ा थोड़ा ही रहेगा, है ना। सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखवाना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अपन लिख चुके हैं, उसी को थोड़ा सा रिकॉल करना है। गंगाधर के बारे में तो जानते ही हैं, ठीक है, वल्लभ राज के बारे में भी जानते हैं, रत्नदेव तृतीय के बारे में भी जानते हैं, है ना, द्वितीय के बारे में भी जानते हैं। तो ये बार बार थोड़ा ना लिखना है, ठीक है, आपको ध्यान देना है केवल इसमें। तो ब्राह्मण का देख लिया हमने, क्षत्रिय का देख लिया। अभी यहाँ पे क्या देखेंगे, वैश्य का देखेंगे, वैश्य वर्ग का। तो जो वैश्य थे वो क्या थे, समाज में बहुत आदर था इनका, ठीक है, समाज में बहुत आदर था, सम्मान था। और दूसरी चीज जो देखते हैं, ये मुख्यतः क्या होते थे, इनका जो व्यवसाय है वो क्या होता था, ये व्यापारी होते थे, व्यापारी होते थे, इसीलिए तो वैश्य हैं, ठीक है। उद्योग धंधे किया करते थे, ठीक है। और क्या रहते थे, ये पंचायत के सदस्य होते थे, पंचायत, ठीक है। और एक जो स्थानीय पंचायत हम जानते हैं जिसको क्या कहा जाता था, पंचकूल, ठीक है। तो उसी पंचकूल में इनका प्राबल्य था, पंचकूल जो था स्थानीय प्रशासन, पंचकूल में प्राबल्य था। प्राबल्य समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रभाव था इनका। ज़्यादातर जो सदस्य होते थे पंचकूल के वो कैसे होते थे, वैश्य ही होते थे, ठीक है। ज़्यादातर जो सदस्य होते थे पंचकूल के वो कौन होते थे, वैश्य होते थे, ठीक है। अब वैश्य के बारे में अगर देखते हैं तो एक ही नाम तो ध्यान में आता है, कौन, वल्लभ राज, ठीक है। क्योंकि सामंती का पद जो उस समय होता था बहुत विशेष होता था, ठीक है। राजा का बहुत प्रमुख मंत्रिमंडल भी नहीं कह सकते उसको, मंत्रिमंडल का कोई सदस्य, सामंत जो था राजा का एक उत्तराधिकारी के समान ही होता था, ठीक है। जो छोटी छोटी शाखाओं में रहता था और अपनी खुद की जो केंद्र वाली शाखा है उसमें भी वो रखा करता था। जो गवर्नर हमने जो पढ़ा था वो यही सामंत ही था, मंडलाधिपति जो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो वल्लभ राज सामंत थे और वो वैश्य थे, ठीक है। यहाँ तक देख लिया हमने। अब देखो एक नाम है सबको पता होगा, बाबू रेवाराम, बाबू रेवाराम। अब ये क्या थे, ये भी वैश्य थे, और ये क्या थे, कायस्थ थे। यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आगे नहीं बताऊंगा, ठीक है। बाबू रेवाराम जो थे ये कायस्थ थे। कायस्थों को क्या कहा जाता था, कर्णिक, कर्णिक, ये क्वेश्चन आता है, कायस्थों को क्या कहा जाता था, कर्णिक कहा जाता था। अब ये जो बाबू रेवाराम है, ठीक है, इनके यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और बता दे रहा हूँ। ये जो बाबू रेवाराम है ये छत्तीसगढ़ के प्रारंभिक इतिहासकार हैं, ठीक है, प्रारंभिक इतिहासकार, ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रारंभिक इतिहासकार बाबू रेवाराम, ठीक है। इनके पास क्या था, जो कलचुरी कालीन जो कायस्थ हैं उनकी पूरी वंशावली थी, ठीक है। जो कलचुरी कालीन जो कायस्थ है उनकी पूरी वंशावली बाबू रेवाराम के पास थी, ठीक है। ये वैश्य हो गया। अब देखो यहाँ पे जो शूद्र हैं, शूद्रों के बारे में उल्लेख नहीं है, जानकारी नहीं मिलती। कहाँ पे, कलचुरी अभिलेख में, कलचुरी कालीन अभिलेख में, ठीक है। कलचुरी कालीन अभिलेख में शूद्रों के बारे में जानकारी नहीं मिलती। यहां तक सबको समझ आया। अब यहां पे देखते हैं स्त्रियों की स्थिति, स्त्रियों की दशा, दशा या स्थिति, ठीक है, स्त्रियों की दशा या स्थिति। तो पहला जो देखते हैं, इनका जो लेख है ना, जो नाम है,
जो उल्लेख होता था इनका वो बहुत सम्मान से होता था और आदर से होता था। ठीक है, जो स्त्रियों की दशा है तो उस समय जो कलचुरी कालीन जो स्त्रियां थी, है ना, ठीक है, उनका जो उल्लेख होता था बहुत आदर से इनका नाम लिया जाता था, किसी भी स्त्री का, ठीक है, आदर पूर्वक। अभी शिलालेख या फिर जो भी अभिलेख है उसमें हम जब पढ़ते हैं देखते हैं तो उनका जो नाम उल्लेख है, ठीक है, जैसे हमने लाछला देवी पढ़ा है ना, नोनल्ला पढ़ा, उनका जो प्रभाव है, ठीक है, जो राजकीय प्रभाव है और जो धार्मिक प्रभाव है उसमें उनका वर्चस्व रहा। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख लेना, उल्लेख लिखना सम्मानजनक आदर पूर्वक, उनका जो उल्लेख हुआ है सम्मानजनक हुआ है, आदर पूर्वक हुआ है। और यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख लेना, उदाहरण में जो नोनल्ला है ना, नोनल्ला रत्न प्रथम की पत्नी और लाछल्ला, लाछला, ठीक है, इनका क्या था, धार्मिक व राजकीय वर्चस्व था, है ना, धार्मिक और राजकीय वर्चस्व था। अच्छा, एक नाम, क्या नाम है, गुंड महादेवी, है ना, आदर था ना, सम्मान करते थे कौन, सोमेश्वर देव की माता, सोमेश्वर देव प्रथम की माता गुंड महादेवी, जब को परिवार सहित इनको कैद कर लिया गया था जाजल्य प्रथम द्वारा। ठीक है, तो क्या हुआ था, जब यही तो है ना जो उनसे विनती करती है, अनुग्रह करती है, तो इनका आदर था, सम्मान था, इसीलिए तो जाजल्य प्रथम ने इनको क्या किया था, मुक्त किया था। तो यहाँ से स्त्रियों की दशा, उनके आदर, उनकी स्थिति, है ना, उसके बारे में जानकारी मिलती है कि उनके एक वाक्य का भी प्रभाव होता था। ठीक है, हल्के में नहीं लिया जाता था, ये चीज हो गया। लेकिन यहाँ पे कुछ धार्मिक कुरीतियां भी थी। ठीक है, गुंड महादेवी, ठीक है, जब सोमेश्वर देव प्रथम की माता है गुंड महादेवी, इनको जाजल्य प्रथम ने, जो कि कलचुरी वंश के शासक थे, है ना, इन्होंने जब कैद कर लिया था तो गुंड महादेवी ने ही तो आग्रह किया था ना परिवार को मुक्त कराने के लिए जाजल्य प्रथम से, तो इनके अनुग्रह से, है ना, प्रभावित हुए थे जाजल्य प्रथम। और कहीं ना कहीं स्त्रियों का आदर था उस समय, सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, इसलिए तो उन्होंने क्या किया, पूरे परिवार को मुक्त किया था। तो यहाँ से स्त्रियों के प्रभाव, उनकी उनकी जो समाज में जो स्थिति थी उसके बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। ठीक है, लेकिन उसी के साथ क्या था, कुछ कुछ धार्मिक कुरीतियां भी थी। अब धार्मिक कुरीतियों में क्या था, धार्मिक कुरीतियों में क्या था, एक है बहुपत्नी विवाह, एक लिख लेना, बहुविवाह नहीं लिखना, बहुपत्नी विवाह लिखना। ठीक है, और ये उदाहरण कहाँ पे मिलता है, बहुपत्नी विवाह होता था, मतलब बहू की पत्नी से विवाह, बहुपत्नी विवाह मतलब एक से अधिक पत्नियां, एक से अधिक पत्नियां। ठीक है, तो जो सर्वप्रथम हमको जो उदाहरण मिलता है वो रत्न तृतीय, है ना, रत्नदेव तृतीय की दो पत्नियां थी, एक थी रल्हा और दूसरी थी पद्मा। रत्नदेव तृतीय की दो पत्नियां थी, रल्हा और पद्मा, एक पत्नी थोड़ी थी, दो पत्नियां थी। तो यहाँ से बहुपत्नी विवाह, और ये अच्छी चीज है क्या, नई चीज है ना, समाज इसको सम्मान पूर्वक नजरों से नहीं देखता है, क्योंकि ये कुरीति का ही एक भाग है, एक अंग है ये। ठीक है, इससे क्या है, समाज में विसंगति उत्पन्न होती है। ठीक है, एक ही उदाहरण ये हो गया। दूसरा एक उदाहरण जो देखते हैं हम, है ना, जाजल्य देव द्वितीय के समय में जयसिंह जो कलचुरी के शासक थे उनका आक्रमण हुआ था, तो शिवरी नारायण के पास किसने रोका था, शिवरी नारायण के पास अल्हण देव ने रोका था।
अल्हण देव जाजल द्वितीय के समय में, ठीक है, जाजल द्वितीय के क्या थे, सामंत थे। अब उसमें क्या होता है, जय सिंह को बहुत ही पराक्रम अपना दिखा करके अल्हण देव जो है क्या हो जाते हैं, अंत में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अल्हण देव की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद क्या बताया था मैंने कहानी में, अल्हण देव की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इनकी कितनी पत्नियां रहती हैं, 3 पत्नियां, 3 पत्नियां जो कि क्या हो जाती हैं, सती हो जाती हैं। एक साथ 2 कुरीतियां दिख रही हैं यहाँ पे। ठीक है, एक सती प्रथा का भी और एक बहुपत्नी विवाह का भी। ठीक है, तो एक कुरीतियां तो यहाँ से ही दिख जा रही है आपको। ठीक है, तो बहुपत्नी विवाह का 2 उदाहरण हमने देखा। अब यहाँ पे दूसरी जो चीज है वो देखेंगे, सती प्रथा। सती प्रथा, ठीक है, यहाँ पे मत लिखो इसको, है ना, सती प्रथा। अब सती प्रथा में क्या है, देखो ये प्रचलन में था, प्रचलन में था। ठीक है, सती प्रथा जो है वो प्रचलन में था, इसमें कोई पौरोहित दबाव नहीं था। ठीक है, और ये कोई धार्मिक चीज नहीं थी कि ये कहीं से किसी इस चीज की उत्पत्ति हुई हो कि इसको किया जाए, ऐसा कुछ नहीं था। ये क्या था, एक तो प्रचलन में था उस समय। ठीक है, कोई पुरोहित विवश नहीं करते थे कि तुमको सती होना है, तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है, ऐसा कुछ नहीं था। और खास करके उस समय के जो पुरुष थे, है ना, उनको इस चीज के लिए जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है किसी भी तरीके से। कोई पुरुष नहीं बोलता था कि तुमको सती होना है। होता क्या था, जब प्राचीन काल था, ठीक है, प्राचीन काल के समय में जब युद्ध होता था, प्राचीन काल के समय में जब युद्ध होता था तो 2 राजाओं का युद्ध हुआ, एक राजा की मृत्यु हो जाती थी तो दूसरा राजा क्या करता था, उससे शत्रुता के चलते उसकी जितनी पत्नियां हैं, उसके राज्य में जितनी भी महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उनको क्या कर लिया करता थे, वो अपने कैद करके अपने राज्य में ले जाया करते थे। ठीक है, और उनके साथ क्या करते थे, उनके साथ कुछ कुछ दुर्व्यवहार करते थे। ठीक है, तो इससे बचने के लिए क्या करती थी स्त्रियां, सती हो जाती थी, आग में कूद करके, या फिर पहले से जौहर कर लेती थी, या फिर अपने पति के साथ उनकी जो शैया थी, है ना, जहाँ पे उनको लिटा के उनका दाह संस्कार किया जाता था, तो अपने पति के साथ वो क्या कर जाती थी, आग में समर्पित हो जाती थी, अग्नि स्नान कर लिया करती थी। ठीक है, तो ये प्रचलन में था। और ये प्रचलन शुरू में कैसे था, राजपद में था। ठीक है, राजकुल में था, प्रारंभ में राजकुल में था। प्रारंभ कहाँ से हुआ है इसका, राजकुल से हुआ है, भद्र लोगों से। ठीक है, जो ऊंची जाति के होते थे, जो राजपद पर बैठे रहते थे, वहां से ये प्रारंभ हुआ। ठीक है, फिर कहीं कहीं धीरे धीरे कहाँ चले गया, ये पूरा समाज में चले गया। ठीक है, तो समझ आ गया आपको कि सती प्रथा तो था तो कैसे था। अब देखो, ये सती प्रथा का जो एग्जाम्पल है, इसका जो एग्जाम्पल है यही है ना, क्योंकि ये जो तीनों पत्नियां थी अल्हण देव की, वो सती हो गई थी। ठीक है, सती हो गई थी। और एक उदाहरण क्या है, जो रतनपुर है ना, उसके पास कई सती चबूतरे हैं अभी भी। ठीक है, रतनपुर में जो महामाया मंदिर है उसके पास कई सती चबूतरे अभी भी मौजूद हैं, जो सती प्रथा का क्या करते हैं, जो जानकारी देते हैं। ठीक है, तो 2 कुरीतियां देखी हमने यहाँ पे। स्त्रियों की दशा तो सही थी, लेकिन 2 कुरीतियां थी जो कहीं पे वहाँ पे देखने से ये लगता है कि उस पर नियंत्रण किया जा सकता था। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। ठीक, ये चीज़ देख लिया हमने। एक अंतिम चीज़ देख लो सामाजिक व्यवस्था का, है ना, उसके बाद धार्मिक सांस्कृतिक जीवन एक हो गया, आर्थिक जीवन हो गया, शिक्षा साहित्य। कल की क्लास में थोड़े टाइम में वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है,
एक चीज यहाँ पे देखना, स्त्रियों की दशा हो गई ना यहाँ से, अब यहाँ से अलग देखना, यहाँ पे अंधविश्वास बहुत ज्यादा था। ठीक है, अंधविश्वास कैसे था? भूत प्रेत की कहानियां प्रचलित थी, भूत प्रेत की कथा प्रचलित थी। ठीक है, भूत प्रेत की कथा प्रचलित थी, जादू टोना था, जादू टोना होता है ऐसा माना जाता था। ठीक है, अब देखो ये जो दो चीज है, भूत प्रेत और जादू टोना, इससे क्या उत्पन्न होता है? इससे रोजगार उत्पन्न होता है। ठीक है, किसको रोजगार मिलेगा इससे? अगर आपको लग रहा है कि वहां पे भूत है या आपको भूत पकड़ लिया है, कुछ ऐसा है, तो आप किसके पास जाओगे? जो झाड़ फूक करेगा, है ना, क्या कहते हैं, बैगा, है ना। इसीलिए क्या हो गया था, जब ये जादू टोना और ये भूत प्रेत है ना, इसकी कथा प्रचलित थी, इसी वजह से, यहाँ पे लिख लो, इसी वजह से, इसी वजह से बैगा, जाति वाला बैगा नहीं है ना, और पंगा, बैगा पंगा गुनिया भी लिख लो, इनका क्या था, इनका प्रचलन था। ठीक है, भूत प्रेत की कथा प्रचलित थी, जादू टोने को क्या करते थे, ये जादू टोने पर विश्वास था। ठीक है, इसी के परिणाम स्वरूप क्या था, बैगा गुनिया और पंगा के पास लोग जाते थे। ठीक है, क्या करवाने के लिए, यही भूत प्रेत को छुड़ाने के लिए। ठीक, एक विशेष चीज जो यहाँ पे है, गांव में टोनही का डर था। क्या था, टोनही। ठीक है, टोनही का डर कहाँ था, केवल गांव में। ठीक है, अंधविश्वास था, भूत प्रेत की कथा प्रचलित थी, जादू टोने पे लोग विश्वास करते थे, इसी के परिणाम स्वरूप वो बैगा गुनिया पंगा के पास जाते थे इसके निवारण के लिए। ठीक है, और गांव में क्या था, टोनही का प्रचलन, टोनही का डर बहुत ज़्यादा था। ठीक, यहाँ तक सबको समझ आया? यहाँ पे आपका सामाजिक व्यवस्था जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, इसमें कोई सी भी चीज़ नहीं छूटी है। इसमें आप और भी इंक्लूड कर सकते हो, जो हम लोग शासन पढ़े हैं, जो कलचुरी शासकों का शासन हमने पढ़ा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें वहीं से तो निकाल के मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, कि क्या क्या हुआ था करके, कोई अलग चीज़ है क्या यहाँ पे जो एग्जाम्पल में मैंने बताया है, वहीं से बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, क्लास का समय हो चुका है, अगली क्लास का आपका, आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, अभी सर को थोड़ा सा वो जल्दी से आ जाएंगे, है ना, उनको ज़्यादा पढ़ाना है, उनको लेट हो रहा है, तो आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। आज की क्लास में केवल इतना ही। चलिए, धन्यवाद। कोई कहीं नहीं जाएगा, सर तुरंत आ रहे हैं। ठीक है, चलिए।